हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, डन। कल तक हमने क्या कर लिए थे? सेक्शंस हमने पढ़ लिए थे, स्टार्ट करा था हमने। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 1 से। ठीक है, क्या बोल रहा है सेक्शन 1? क्योंकि क्लास एक बार फाइनली स्टार्ट हुई है, जो भी बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे वो उनका देख लेंगे, हम रिकॉर्डिंग देके। आप लोगों को सबको आवाज आ रही है? चारों जो भी स्टूडेंट्स हैं, मौर्य और इरम? डन। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, होल्ड रखिए। हम्म देखिए, सेक्शन 1 हम देख चुके थे, भारतीय न्याय संहिता। और कल मैंने आपको बता दिया था कि जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो एनी सिटीजन लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, ठीक है, वो चाहे इंडिया में ऑफेंस करे चाहे इंडिया के बाहर ऑफेंस करे, ठीक है, उसको तो पनिशमेंट मिलनी है। फिर सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है एनी पर्सन। एनी पर्सन मीन्स सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। और कहाँ ऑफेंस कर रहा है? जो शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, वो कहाँ ऑफेंस कर रहा है? शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में। फिर एनी पर्सन, मैंने आपको तीसरी चीज क्या बताई थी? कि जो कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड है, कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड है इंडिया में, वहां पर कोई पर्सन, मतलब उसको टारगेट करके कोई पर्सन ऑफेंस कर रहा है, तो वो इंडियन पीनल कोड के द्वारा क्या होगा? लाइबल होगा। किस पे अप्लाई नहीं होता? ये अप्लाई नहीं होता स्पेशल लॉस और लोकल लॉस पर, और म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ सोल्जर एंड ऑफिसर। याद रहेगा सेक्शन 1? एक बार हैंड रेज कर दो। आपके पास में एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो मेंस में भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्री में भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे क्या पूछेंगे? जो जो भारतीय न्याय संहिता है, कहाँ अप्लाई होता है एंड कहाँ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब मैं पहले पढ़ाऊंगी फिर आपसे पूछती जाऊंगी। आवाज आ रही है? प्रिया, आप कुछ बोल रहे हो? मेरी हाँ आवाज क्लियर मैम। नहीं आ रही? मैम आ रही है आपकी वॉइस। मैम मेरा क्वेश्चन तो ये था, हाँ जैसे हाँ। सेक्शन 1 में आईपीसी के 1 to 5 तक के ऐड कर दिए हैं बीएनएस हाँ में। जी, हाँ जी। हाँ मैम, जो क्लॉज 4 है, हम्म। 4 और 5 का सबसेक्शन ए जो सिटीजन की बात कर रहा है बियॉन्ड इंडिया, हम्म। मैम इन दोनों सेम ही बात कर रहे हैं ना? कोई डिफरेंस नहीं है ना इन दोनों में? दिस वन, सी। हाँ, एक मैम बैरेक्ट से अगर हम देखें, हाँ एक तो ये 4 ए वाला प्रोविजन का एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ हाँ। एक तो ये वाला चीज, ये और बैरेक्ट देखेंगे अपन बीएनएस की, तो इसका जो क्लॉज 4 है, एनी हम्म। पर्सन लाइबल बाय इंडियन लॉ। एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये रहा। बेयरक नहीं, ये रहा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इस बारे में बात कर रहे हो ना? इसी का बाइफिकेशन यहाँ पे दे दिया इन्होंने। ठीक है, इसी का बाइफिकेशन दे दिया इन्होंने कि एवरी पर्सन, जो स्पेसिफिकली बाइफिकेट किया है ना, वो इन 3 लाइनों में बाइफिकेट किया है, ए बी और सी। ये जस्ट इन्होंने क्या करा, एक लाइन दे दी कि एवरी पर्सन जो भारत के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर लाइबल होगा, जो भारत के अंदर जिसने ऑफेंस किया है, वो भारतीय न्याय संहिता से क्या होगा? पनिशेबल होगा। और जो इनकी एक्सप्लेनेशन है ना, वो ये है, ए बी और सी। तो यदि आपको एग्जाम में याद करने में भी कोई इश्यू हो ना, तो आप ये 3 याद करोगे ना, तो ज्यादा क्लियर आपको याद रहेगा। ठीक है प्रिया? ठीक है, मैम ये चीज तो ये डन। तो मुझे समझ है, पर अपन बैरेक्ट देख रहे हैं ना, बैरेक्ट में एक देखो, फोर्थ क्लोज। होल्ड रखिए एक बार। ये सेम ही बात लिखी हुई है, देखो। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, ठीक है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एन एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। समझ रहे हो? ये इस इंसान के लिए बोल रही है। ये जो सेकंड वाले 2 और 3 है ना, ये जो सेकंड वाले 2 और 3 है ना, ये यस इन्हीं के मैम। बारे में बात कर रहा है। यस मैम। बात, ठीक है। आपको 3 चीजें स्पेसिफिकली याद रखनी है। जो भारत का सिटीजन है वो कहीं भी ऑफेंस करे,
ठीक है। और जो एनी पर्सन की बात है उसमें आपको दो चीजें स्पेसिफिकली याद रखनी है, एक तो शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड, और एक जो कंप्यूटर लोकेटेड जो है ना उसको टारगेट कर रहा है, जो इंडिया में लोकेटेड है उसको टारगेट कर रहा है, तो आपका ऑफेंस जो अदर सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, उनको तभी पनिशमेंट मिलेगी। डन। इसलिए मैंने हम उसको बहुत समराइज्ड मैनर में डाल दिया है। तो मैम मतलब इस एवरी पर्सन वाले क्लॉज में मतलब सिटीजन नॉन सिटीजन सारे आ रहे हैं। एवरी पर्सन वाले क्लॉज में सिटीजन नॉन सिटीजन आ रहे हैं, और सिटीजन जहां स्पेसिफिकली लिख रहा है जिसे भारत की सिटीजनशिप मिली हुई है। ओके मैम। ठीक है मौर्य। डन। आपको मेरी हाँ ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन वन आपके पास में आ भी जाए तो सबसे पहले सेक्शन वन में एक दो तीन सेट सिटीजन, और जो सेकंड और थर्ड लाइन है उसमें आपको लिखना है एवरी पर्सन, एवरी पर्सन। एंड किस पे अप्लाई नहीं होता, ये मिटिनिजेशन वाली लाइन याद रखनी है आपको। और कहाँ अप्लाई नहीं होता, स्पेशल और लोकल लॉज पे अप्लाई नहीं होता है। ये सेक्शन वन अपना कंप्लीट है। इससे ज्यादा आपको डीप में सेक्शन वन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात आती है सेक्शन टू की। आज हम ट्राई करेंगे सेक्शन टू को बहुत अच्छे से टिप्स पे याद करते हुए चलें। ठीक है, आ जाइए। एक्ट मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता देती हूँ। एक्ट की डेफिनेशन ऐसे आपके पास में आएगी नहीं। ठीक है, एक्ट की डेफिनेशन नहीं आएगी आपके पास में वैसे, लेकिन आपको कल मैंने बता दिया था एक्ट मतलब है सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ। एनिमल मतलब है एक ऐसा लिविंग क्रिएचर जो ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है। चाइल्ड का मतलब, क्योंकि नई डेफिनेशन ऐड हुई है थोड़ा सा पता होना चाहिए, चाइल्ड का मतलब कोई भी पर्सन जो 18 साल से छोटा है। काउंटर फिट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, एक बार मैं मतलब रिपीट कर रही हूँ। एक पर्सन जो एक चीज, ठीक है, रिजेंबल करता है दूसरी थिंग से, तो अ पर्सन इज सेड टू काउंटर फिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। ठीक है। और फिर मैंने आपको दो चीज क्या याद कराई थी, एक तो मैंने कराया था इंटेंशन, फिर आपको वो, और एक मैंने आपको करवाया था नॉलेज, कि विद इंटेंट टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, और he has knowledge that by this मतलब by this act in deception will be practiced। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं, वापस मैं बोलती हूँ, स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने क्या कहा कि अ पर्सन हु कॉजेज वन थिंग रिजेंबल टू अनदर थिंग। ये पहली लाइन आपको खत्म हो गई। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है समझो। आपको एग्जाम में लिखना है कि मैम ने तीन चीजें बताई थी, काउंटर फिट की डेफिनेशन में मैम ने तीन चीजें बताई थी। सबसे पहली चीज, हु कॉजेज वन थिंग रिजेंबलेंस टू अनदर थिंग। फिर विद इंटेंट टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, ये दूसरी चीज है। और विद नॉलेज दैट डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड। याद रहेगी डेफिनेशन। देखो मैं आपसे बार बार हैंड रेस कर रहा हूं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो भी चार बच्चे हैं आपको क्लास में यदि मैंने आपको याद करवा दिया तो आपको याद रहना चाहिए, और रात को सोते टाइम आप सोचो कि मैंने क्या क्या याद करवाया है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये इसकी काउंटर फिट की। ठीक है, याद हो गई होगी। आ जाइए नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि इमिटेशन एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इमिटेशन एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई पारुल नाम की फर्म है और आप ऐसे करके नहीं बना सकते, पराउल ऐसे करके, तो ये इमिटेशन एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि इससे क्या होगा, डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा ना, तो इसे क्या माना जाता है, इसे माना जाता है काउंटरफिट। नकली नोट नहीं छाप देते। डन। अब आ जाइए कोड की डेफिनेशन, मैंने कल आपको बता दी थी। कोड की डेफिनेशन में आपको याद रखना है, एक तो एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल जज। ठीक है। तो जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। फिर मैंने आपको याद करवाया था बॉडी ऑफ जजेस, बॉडी ऑफ जजेस टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी। वापस याद करते हैं कि कोर्ट का मतलब क्या है, एक जज जो एक्ट कर रहा है जुडिशियली अलोन। फिर दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, बॉडी ऑफ जज जो एक्ट कर रहे हैं एज ए बॉडी ऑफ जज जुडिशियली। डन। याद हो गई आपको डेफिनेशन, कल याद करवा चुकी थी तो मैं बार बार इस पे इंसिस्ट नहीं करूंगी। अब आ जाइए डेथ की डेफिनेशन। डेथ का मतलब है डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ना ही कोई आपसे एग्जाम में पूछेगा, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग होती है डेथ का। अब आ जाइए डिसऑनेस्टली, और डिसऑनेस्टली से पहले मैंने आपको बताया था रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना।
देखिए, wrongful gain और एक है wrongful loss। देखो, शब्द से क्या पता चल रहा है? शब्द से पता चल रहा है wrongful gain, कि एक ऐसा इंसान है जिसने क्या किया है? गेन किया है। एक ऐसा इंसान है जिसने गेन किया है, लेकिन wrongfully गेन किया है। मतलब वो इंसान, उसको गेन मतलब किसी चीज, इंसान को कोई चीज मिली है, उस इंसान को वो गेन करने के लिए वो है पर्सन एंटाइटल नहीं था। जो गेन उसे मिला है, उसे गेन करने के लिए वह पर्सन एंटाइटल नहीं था, तो इसे कहा जाएगा wrongful गेन। अभी हम इंग्लिश में भी देखेंगे, लेकिन आप जनरल, पहले जनरल मीनिंग समझो कि एक पर्सन ने गेन किया है, एक पर्सन ने किसी चीज को गेन किया है, उसे गेन करने के लिए वो एंटाइटल नहीं था, तो इट इज कॉल्ड रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस क्या हो सकती है, इरम, इसकी डेफिनेशन? मैम जिसकी वो एंटाइटल नहीं था, सेम मतलब ऑपोजिट रॉन्गफुल लॉस का। लॉस जिसके लिए वो एंटाइटल था। एक पर्सन जिस लॉस के लिए, मतलब जिस गेन के लिए वो एंटाइटल था और उसको मिला नहीं है, तो उससे क्या होगा? रॉन्गफुल लॉस कहा और जाएगा। ठीक है, डन। एक बार हम डेफिनेशन समझते हैं। अब मैं आपको एक बार चीज बताती हूँ कि अब हमने ये चीज समझ ली, लेकिन मेंस में ये आपकी ये वाली लैंग्वेज काम नहीं आएगी, ये जस्ट हमने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझी। अब हम देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। देखिए, देखिए 2 के 36 में लिखा हुआ है रॉन्गफुल गेन, 2 के 36 में लिखा हुआ है रॉन्गफुल गेन। क्या बोल रहा है कि wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। वापस पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छे से देखना। wrongful gain is a gain by unlawful means of property, मतलब पारुल वो उसके लिए एंटाइटल नहीं थी, लेकिन उसने क्या करा? अनलॉफुल मीन्स के द्वारा, अनलॉफुल मीन्स के द्वारा गेन किया। तो समझो कि wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person gaining, जिस चीज को वो, जिस प्रॉपर्टी को पर्सन गेन कर रहा है, is not legally entitled। 2 के 36 में लिखा हुआ है, याद रखना है, 2 के 36 में। एंड 2 के 37 में लिखा है wrongful loss। देखिए, wrongful loss is the loss by unlawful means of property। वापस सेम टू सेम लाइन लिखिए, देखना, बस यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस। wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing, भाई जो पर्सन लूज कर रहा है, is legally entitled, कि भाई उस प्रॉपर्टी के लिए वो पर्सन लीगली एंटाइटल्ड था, और वह क्या कर रहा है? उस चीज को लूज कर रहा है। याद हुई डेफिनेशन? एक बार हैंड रेस करो। देखो, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, और आपको वर्ड क्या याद रखना? अनलॉफुल मीन्स। अनलॉफुल मीन्स वापस याद करो कि रॉन्गफुल गेन इज अ गेन, wrongful gain is a gain by unlawful means of property which the person gaining is not legally entitled। जो पर्सन गेन कर रहा है वो लीगली एंटाइटल नहीं है। और wrongful loss में the person who is losing is legally entitled। ठीक है, याद हो गया होगा, मैं मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं 3-4 बार बोल चुकी हूँ। प्रिया, इरम, कुरान, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। और प्लीज आप लोग, मतलब कल से क्लास में डेली आना, मैं बहुत अच्छे से और डेली आपको मतलब माइंड में ना याद करवा दूंगी ये बीएनएस बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, यदि आप डेली आओगे, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास लेना और लाइव क्लास लेने में बहुत अंतर है। रिकॉर्डेड क्लास आपकी, यदि 1 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो उसको 4 घंटे में देखोगे। ठीक है, याद रखना। लाइव क्लास 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, और आराम से आप उसको क्या करते हो? माइंड को फोकस करके पढ़ते हो। अब आ जाओ, रॉन्गफुल गेन याद हुआ आपको, रॉन्गफुल लॉस याद हुआ। अब देखो, गेनिंग रॉन्गफुली, गेनिंग रॉन्गफुली, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्गफुल गेन, और यहाँ पे लिखा हुआ है गेनिंग रॉन्गफुली। समझ? देखो कि कोई चीज आपको क्या मिली है, कोई चीज आपको मिली है, लाइक ये मान लीजिए फोन है। इस फोन को आपने क्या किया? एक्वायर किया। सबसे पहले रॉन्गफुल, अपन क्या याद कर रहे हैं? गेनिंग रॉन्गफुली। गेनिंग रॉन्गफुली मतलब अभी भी वो चीज गेनिंग क्रिया है, चल रही है। तो ये जो फोन है,
इसको आपने गेन किया, पहले क्या किया, एक्वायर किया और उसको रिटेन करा। दो शब्द मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपने इसको क्या किया, एक्वायर किया, फिर रिटेन किया, तो ये होता है गेनिंग रॉन्गफुली। देखो पढ़ो, gaining wrongfully, a person is said to gaining wrongfully, a person is said to gaining wrongfully when such person, पहले नीचे वाली लाइन याद रखना, पहले नीचे वाली लाइन याद रखना, when such person लिखना नीचे वाली, ठीक है। आप क्या करोगे, लिखोगे तो रिटेन फर्स्ट, लेकिन आपको माइंड में मैंने आपको क्या करा कि कोई प्रॉपर्टी आपने क्या करी है, कोई प्रॉपर्टी सबसे पहले आपने एक्वायर करी है फिर रिटेन करी है। तो पहले हम नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे कि gaining wrongfully, a person is said to gaining wrongfully when such person acquires wrongfully और when such person retains wrongfully। ठीक है, मैं वापस याद रखो, ए आर रहमान है ना, ए आर रहमान। तो गेनिंग wrongfully आप कैसे याद करोगे, when such person acquires wrongfully और when such person retains wrongfully। acquire मतलब मिली और retains मतलब आपने उसको रखा। डन, पहले हम ठीक है। और आ जाइए losing wrongfully। लूजिंग रॉन्गफुली, यहाँ पे एक वर्ड और आएगा, यहाँ पे डेप्राइव्ड है, शायद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, अब देखो। लूजिंग रॉन्गफुली मतलब एक पर्सन किसी चीज के लिए एंटाइटल है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको एक तो क्या कर दिया आपने, आपने उसको डिप्राइव कर दिया। क्या कर दिया आपने, डिप्राइव कर दिया। पहले तो जैसे मान लीजिए भाई इस फोन के लिए मैं एंटाइटल हूँ, इस फोन से आपने क्या कर दिया, मुझे डेप्राइव्ड कर दिया, डेप्राइव्ड कर दिया, और साथ में आप उसको डेप्राइव्ड बनाए रख रहे हो। मतलब वापस समझाती हूँ, क्या है बोला मैंने, आपने सबसे पहले मेरे को उस फोन से क्या कर दिया, डेप्राइव्ड कर दिया। ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, सबसे पहले आपने क्या कर दिया, डेप्राइव्ड, कि नहीं पारुल ये फोन, जैसे प्रिया ने मेरे से फोन छीन लिया, तो ये तो क्या हुआ, डेप्राइव्ड। और फिर कैप्ट आउट, मतलब एक तो रख लिया और आराम से रख के रख रखिए, कैप्ट आउट, मुझे कंटिन्यूअसली उस फोन से डेप्राइव्ड के साथ साथ कैप्ट आउट रख रही है, तो ये क्या है, लूजिंग रॉन्गफुली। देखो पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपसे पूछ लूंगी। Person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as deprived out, ये भी लिख देना, as well as deprived out of any property। फिर इस डेफिनेशन से आपने क्या समझा कि जो चीज पहले है ना वो इसमें बाद में लिखी हुई है, जो चीज पहले है वो इसमें बाद में लिखी हुई है। आ जाइए स्क्रीन पे जल्दी से याद करते हैं। सबसे पहले रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन है गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, ठीक है। which the person gaining is not legally entitled। पहली डेफिनेशन हमने ये याद करी। wrongful loss, same to same, loss by unlawful means which the person losing is legally entitled। ठीक है, याद रख लो स्क्रीन पे, मैं अभी आपसे पूछ लूंगी चार में से किसी को भी। आ जाइए नेक्स्ट, रॉन्ग और गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या होगा, गेनिंग रॉन्गफुली, आपको दो शब्द क्या याद रखने हैं, एक्वायर्स रॉन्गफुली, एक्वायर्स के साथ में मैंने आपको याद करा था ए आर रहमान, रिटेन्स रॉन्गफुली, ठीक है। और लूजिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या, याद दो वर्ड क्या याद रखे थे, एक तो आप मेरे को मैंने आपको याद करवाया डेप्राइव्ड रॉन्गफुली, फिर मैंने आपको क्या याद रखवाया कि केप्ट आउट रॉन्गफुली। चारों डेफिनेशन याद हो गए, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। चारों डेफिनेशन आपको देखो, आईपीसी में शब्द याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना, शब्द याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो चारों शब्द मैंने आपको याद रखवाए हैं, बेयर एक्ट भी होगा आपके, उसमें लाइन कर लीजिए, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही, मैं मुझे ऐसा लगता है, क्यों क्या करो आप सबसे जैसे नोट्स तो मैं आपको दूंगी,
बेयर एक्ट को भी पता है क्या करना चाहिए? बेयर एक्ट को आपको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ना पहले ही फॉन्ट बड़े बड़े कर लो, उसका प्रिंट निकालो, एज इट इज बेयर एक्ट का प्रिंट निकालो। और है ना, जो मार्कर नहीं होते, येलो मार्कर, पिंक मार्कर, उससे लिखो, उससे ना क्या करो, मार्क करते जाओ। एग्जाम में आपको अपनी कॉपियां दिखती है कि यार मैंने इस पन्ने पे ये लिखा हुआ था, मैंने इस पन्ने पे इस पेज पे यहाँ मार्क करा हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली लिखने में समझ में आ जाएगा, यार ये सेक्शन नंबर यहाँ लिखा होता है, ये काम ये करना। ठीक है, ये चार डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से याद रख लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बच्चे क्या होता है, अनलॉफुल वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्वायर, रिटेन, डेप्राइव, केप्ट आउट। आ जाइए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे क्या, डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन। उसी के कारण ही तो हम पढ़ रहे हैं। हम्म। फिर मैम आपने कितनी बार डिसऑनेस्टली को नीचे छोड़ दिया, तो आज हम पढ़ ही लेते हैं डिसऑनेस्टली। देखिए, क्यों हम बार बार डिसऑनेस्टली के चक्कर में रॉन्गफुल गेन याद कर रहे थे? देखो, डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है कि वेर एवर इंटेंशन टू गिव wrongful gain to one person and wrongful loss to another। समझ में आया? डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है कि कोई इंसान क्या करना चाह रहा है, एक पर्सन को तो रॉन्गफुल गेन देना चाह रहा है और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करना चाह रहा है। समझ गए? समझ गए डिसऑनेस्टली का मतलब? जैसे मैंने क्या करा, मैंने फोन चुरा लिया, फोन है तो फोन को दिखाते हैं कि मैंने फोन चुरा लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रिया ने मेरा फोन चुरा लिया और किसको दे दिया, मौर्या को दे दिया, तो मुझे तो क्या कर रही है, वो रॉन्गफुल लॉस कर रही है, और मौर्या के साथ में क्या, रॉन्गफुल गेन कर रही है। तो समझ में आई डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन, कि विद इंटेंट टू रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन। डेफिनेशन याद, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए डिसऑनेस्टली की। अब आ जाइए, कल हमने याद करी थी फ्रॉडुलेंटली की, क्या याद रखा था? कोई भी बताइए, प्रिया क्या वर्ड याद रखा था फ्रॉडुलेंटली में? डिफ्रॉड, डूइंग समथिंग बाय डिफ्रॉडिंग, डिफ्रॉड कोई वर्ड। भी इंसान कब माना जाएगा फ्रॉडुलेंटली? जब उसका इंटेंशन क्या करने का है, डिफ्रॉड करने का है, एंड नॉट अदरवाइज। आई होप चारों को याद होगी। अब देखते हैं कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में क्या डिफरेंस है। एक बार फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन देखो, ये हो गई डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन। आपको ऐसा लग रहा होगा ऊपर नीचे करके क्यों पढ़ा रहे हैं, ऊपर नीचे करके इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लिंक्ड है, ये सारी चीजें लिंक्ड है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अल्फाबेटिकल वाइज इन चीजों को अरेंज कर दिया, लेकिन ये चीजें लिंक्ड है। जी के बाद एच आई जे ए एल एफ, इसके अंदर जज। फ्रॉड्यूलेंटली, देखो क्या लिखा हुआ है फ्रॉड्यूलेंटली, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉड्यूलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज। फिर मैंने आपको दो बताए थे कि डिफ्रॉड में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है डिसीट, एक होता है इंजरी। आ जाइए, डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली में अंतर देखो। 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आराम से। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में डिफरेंस, इंटेंशन मस्ट बी कॉज wrongful गेन टू वन पर्सन एंड wrongful लॉस टू वन अनदर पर्सन। ये तो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन है। फ्रॉडुलेंटली की क्या है, सिंपल सी, कि इन दिस केस इंटेंशन इज टू अदर डिफ्रॉड अदर पर्सन। ठीक है, डिसीट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, जबकि फ्रॉडुलेंटली में क्या होता है, डिसीट, डिसीट क्या होता है, एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। मैंने आपको याद कराया, देखो डिफ्रॉड के दो एलिमेंट बताए मैंने, डिसीट और इंजरी। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है, ये जो डिसीज का जो एसेंशियल एलिमेंट, डिसीज का जो एलिमेंट है, वो डिसऑनेस्टली में नहीं होता है, जबकि फ्रॉडुलेंट में ये क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। जेंडर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे, गुड फेथ की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। ठीक है, जेंडर का मतलब देख लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। गुड फेथ में विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब आ जाइए हार्बर। देखो सिंपल, मैं भाग रही थी, मैं जेल के अंदर बंद हूं और मैं भाग रही थी। ठीक है, अब मुझे क्या कर रहा है, जैसे मैं भागने लगी तो मेरा जो भाई है उसने मुझे क्या करा, उसने मुझे बोला कि गुड़िया तो एक काम कर, मेरे घर आकर, मतलब एक काम कर, घर में आकर छुप जा, मैं तुझे क्या क्या दूंगा। क्या क्या दे सकता है इंसान, सोचो, खाना, पीना, कपड़े, रहना।
ठीक है, खाना पीना कपड़े रहना, और क्या देगा, और मतलब सहायता और हेल्प, अदर हेल्प दे देगा। क्यों दे रहा है ये अदर हेल्प मुझे, प्रिया या कोई भी बताइए, ये हेल्प क्यों कर रहा है वो मुझे? मैम वो मे बी नो नो आपका। हाँ, कौन, लेकिन मुझे क्यों कर रहा है, सबसे मेन क्या वर्ड है यहाँ पे, टू इवेड एप्रीहेंशन, कि मुझे यदि मैं बाहर घूमती हुई दिखूंगी तो वो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे ना मुझे। टू इवेड एप्रीहेंशन। हाँ, डन। वो छुपा रहा है आपको। मतलब मैं ना उस चीज से, मतलब उस एप्रीहेंशन से बचने के लिए, उस एप्रीहेंशन से बचने के लिए कोई इंसान मुझे ये सारी मदद कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, हार्बरिंग। क्या कहते हैं, हार्बरिंग। देखिए, देखो, हार्बर मीन्स सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर। शेल्टर आप समझते होंगे, घर, फूड, ड्रिंक, अम्यूनिटीज और मीन्स ऑफ कन्वेंस, आर्म्स, मनी, क्लोथ। देखो, खाना पीना हो गया, ये रहना हो गया, ये कपड़े हो गए, ये पैसे हो गए, आर्म्स, अम्यूनिटीज, और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स। समझ गए, एनी मीन्स, मैंने बोला कि ये सब तो देगा ही, साथ में अदर तरीके से भी, वेदर ऑफ सेम काइंड और एज एन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट, कि चाहे ये इस क्लॉज में एन्यूमरेटेड है या नहीं है, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है, टू इवेड एप्रीहेंशन। टू इवेड एप्रीहेंशन, आई होप याद हो गई डेफिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एप्रीहेंशन को इवेड करने के मकसद से कोई भी पर्सन शेल्टर दे रहा है, फूड दे रहा है, ड्रिंक दे रहा है, आर्म्स एमिनेशन दे रहा है, क्लोथ्स दे रहा है, और अदरवाइज जो थिंग, चाहे इस क्लॉज में डिफाइंड हो या मेंशन हो या नहीं हो, किस मकसद से टू इवेड एप्रीहेंशन, इसे हार्बर की श्रेणी में रखा गया है। और एक आपको याद रखना चाहिए, मतलब यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होगा, यदि पति पत्नी ऐसा करते हैं ना, जैसे पत्नी को बचाने के लिए पति और पति को बचाने के लिए पत्नी, वो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, लिखी नहीं है लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को यदि शेल्टर देते हैं, हार्बर देते हैं, तो वो इस डेफिनेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। आ जाइए, इंजरी की डेफिनेशन कल मैंने बता दी थी, लेकिन एक बार हम दोबारा याद करेंगे। इंजरी मतलब, सबसे पहले आपको शब्द याद रखना है हार्म, अपने बेरेक्ट में भी लिख लो यदि बेरेक्ट हो, और इलीगली। ऐसा नॉर्मल हार्म नहीं, इलीगली पर्पस से यदि कोई हार्म पहुंचाया गया, किस किस को, एक किसी पर्सन की बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को। ठीक है, इंजरी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो आगे किस बहुत सारी डेफिनेशन में आती है, चाहे वो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन हो, चाहे वो डिफेमेशन की डेफिनेशन हो, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन हो, ठीक है, हाउस स्ट्रेस बात, इन सारी डेफिनेशन में शब्द आएगा इंजरी। तो उस इंजरी का मतलब, उस इंजरी का मतलब यहाँ डिफाइन किया गया, कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 के 14 में। तो आप बस एक चीज याद रखो, अब मैंने अभी 3 सेक्शन याद करे, 2 का 36 रॉन्गफुल गेन, 2 का 37 रॉन्गफुल लॉस, और 2 का 38 गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। ये 3 सेक्शन आप अभी हाल फिलहाल के लिए याद रख लो। ठीक है, बाकी अननेसेसरी आपको, क्योंकि धीरे धीरे ही सेक्शन माइंड में आएंगे, आज आप याद रख लो कि हमने 3 सेक्शन याद करे, 2 का 36, 2 का 37, 2 का 38। अब आ जाइए नेक्स्ट, इंजरी हो गई, अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आओ, ये है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो, इंजरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, डिसऑनेस्टली की इंपॉर्टेंट थी, फ्रॉडुलेंटली की इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और नीचे की वो 4 डेफिनेशन जो हमने याद करी वो इंपॉर्टेंट थी। अब हम याद करेंगे इलीगल। देखो, आपको क्या चीज लगती है इलीगल, तो 3 चीजें इलीगल हो सकती है, या तो कोई ऑफेंस है, एक चीज जो क्या है ऑफेंस है, तो वो इलीगल है, वो क्या है, इलीगल है। दूसरा, जिसे, एक तो मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको क्या बताया था, शराब पीना, शराब पीना ऑफेंस नहीं है, शराब पीना ऑफेंस नहीं है, लेकिन कभी मान लीजिए लॉ प्रोहाइबिट कर देगा ना उसको, जैसे गुजरात के जो कानून है उसने उसे प्रोहाइबिट कर रखा है, तो वो क्या है, वो भी इलीगल है। सबसे पहला क्या इलीगल है, ऑफेंस इलीगल है। सबसे पहला क्या इलीगल है, ऑफेंस इलीगल है। सेकंड नंबर पे क्या इलीगल है, जो ऑफेंस नहीं है लेकिन प्रोहाइबिटेड बाय लॉ है, ठीक है, वो इलीगल है। और तीसरा नंबर, जो ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन है, जो ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन है, विच फर्निशेस अ ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। डेफिनेशन याद,
डेफिनेशन याद इल्लीगल की डेफिनेशन हमेशा याद रखना है। मैं सही बता रही हूँ, हमें तो अब याद हुई है ये डेफिनेशन। हमारे सर ने तो भाई साहब जो भी पढ़ाया है हमें पता ही नहीं है ये इल्लीगल की डेफिनेशन। बस ठीक है इल्लीगल है तो हमें तो लगता था इल्लीगल ऑफेंस है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रही हूँ इल्लीगल का मतलब ऑफेंस नहीं है। इल्लीगल में तीन चीजें इंक्लूडेड है, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ग्राउंड विच फर्निशेज द ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। ठीक है, ये सब चीजें इलीगल की कैटेगरी में आती है। लेकिन इस डेफिनेशन में केवल इलीगल शब्द नहीं है, इस डेफिनेशन में एक वर्ड है लीगली बाउंड टू डू। इस डेफिनेशन में क्या वर्ड है, लीगली बाउंड टू डू। तो अब ये लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या है? बिल्कुल कॉमन आंसर है इसका। किसी चीज को लीगली बाउंड टू डू तब माना जाएगा यदि वो इस काम को भूल जाएगा तो इलीगल होगा। समझना मैं क्या बोल रही हूँ। किसी चीज को लीगली बाउंड टू डू कब माना जाएगा, यदि वो इस काम को भूल जाएगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो इलीगल हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए जैसे सेक्शन 154 सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन 154 सीआरपीसी किसी को पता है क्या है सेक्शन 154 सीआरपीसी? FIR। एफआईआर। कुछ कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एफआईआर लिखना जरूरी है। यदि मैंने आपको बोला कि सर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर लिखना जरूरी है, तो वो पुलिस वाला क्या है, लीगली बाउंड टू डू है। समझ में आया, लीगली बाउंड टू डू है। लेकिन यदि वो एफआईआर नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब लिखेगा या ओमिट कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। देखिए इलीगल के डेफिनेशन में तीन क्लॉज आपको याद रखने हैं, और लीगली बाउंड टू डू का मतलब है अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। यदि वो भूल जाएगा, ये लाइन थोड़ी मैच नहीं हुई है, लेकिन यदि वो ओमिट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। यदि वो ओमिट कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। डेफिनेशन याद हुई, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। लीगली बाउंड टू डू, यदि इलीगल टू ओमिट, लीगली बाउंड टू डू का मतलब इलीगल टू ओमिट, और इलीगल का मतलब है तीन चीजें, ऑफेंस, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और तीसरा विच फर्निशेज द ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। ऐसा मत सोचना बोले मैम आपको तो याद है ये चीजें। देखो हमने कई बार पढ़ी है, हमने कई बार पढ़ी है ये चीजें, इसलिए हमें याद। ठीक है, लेकिन आप भी इसको 10 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएगी, कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। बताओ प्रिया। मैम ये इलीगल टू ओमिट समझ नहीं आया, मतलब ये तो समझ में आया लीगली बाउंड टू डू का मतलब होता है वो कोई लीगल हो हो जाए। हम्म, कोई चीज को भूल जाएगा मतलब ओमिट, यदि उसने वो काम नहीं किया ना तो इलीगल हो जाएगा, तो वो लीगली बाउंड टू डू है। तो तुम खुद सोचो, जैसे मतलब जैसे तुम्हारे को मैं बता रही हूँ ना, जैसे मान लो तुम जज बन गई, तुम जज बन गई, तुम्हें 164 की क्या करनी है, कंप्लाइंस करनी है। 164 जानती हो, वो लिखना होता है, यस मैम। कन्फेशन लिखवाते हैं। तो आपको विक्टिम का। 164 की कंप्लाइंस करने के लिए, चलो वो तो जज है, ऐसे इलीगल नहीं होता, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको जब कन्फेशन करता है कोई इंसान तो आप उसको क्या करोगे, वार्न करोगे। होता है ना ऐसा, आप उसको क्या करोगे, वार्न करोगे। यस यदि मैम। आपने वार्न नहीं किया तो वो मतलब इरेगुलर प्रोसीडिंग्स होती है। ठीक है, ये समझ के, यदि भूल गए, ओमिट कर दिया आपने, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया, कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लिखना जरूरी है। और यदि वो नहीं करेगा, यदि वो ओमिट कर देगा तो क्या होगा, इलीगल हो जाएगा। इलीगल हो जाएगा तो पनिशमेंट मिलती है 166, मतलब सी उसका पता है मुझे आईपीसी का, 166 और 166 ए में पनिशमेंट मिलती है ना, एफआईआर नहीं लिखते तो इलीगल हो गया, ऑफेंस हो यस गया ना मैम। वो, यदि उसने नहीं लिखा। समझे आप, सभी समझ गए, आप समझी प्रिया? ये दोबारा समझाओ। यदि कोई नहीं चीज, नहीं समझ देखो गई। समझो, लीगली बाउंड टू डू, लीगली बाउंड टू डू का है मतलब तुझे करना ही पड़ेगा, ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो इलीगल हो जाएगा, यदि तुमने ये काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। देखिए आ जाइए नेक्स्ट। अब आओ जज। देखो समझना, इस थोड़ा सा है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इसको। देखो क्या होते हैं जज, अब उनको क्या लगता है, कल हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कोर्ट, कोर्ट में हमने वर्ड पढ़ा था जज। अब वही बोले जज कौन होते हैं,
देखो जज मतलब होता है जो क्या दे सकता है, जजमेंट दे सकता है। समझ रहे हो, जज का मतलब क्या होता है, जजमेंट, जो जजमेंट दे सकता है। लेकिन केवल यही जज का मतलब नहीं है, यही मतलब जज का नहीं है। मतलब ये इंक्लूड तो है, लेकिन इसकी डेफिनेशन यहां तक लिमिटेड नहीं है। समझो, देखो यही लाइन लिखी है यहाँ पे कि a person is a judge within the meaning of this section who falls under any of the following three categories. सबसे पहले a person who is officially designated as judge। याद रहेगा, समझ लो फर्स्ट लाइन, जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज जज, ठीक है, तो वो तो जज है ही, लेकिन और कौन कौन जज है वो भी देख लो। Person who is legally empowered to give a definitive judgment in any legal proceeding, whether civil or criminal। मतलब definitive का मतलब समझते हो, definitive मतलब and, conclusive, conclusive, कि एक ऐसा person जो चाहे civil proceeding हो या चाहे criminal proceeding हो, वहां पर क्या कर सकता है, definitive judgment दे सकता है। कोई समझ लो definitive का judgment, definitive judgment मतलब हो सकता है कि उस जजमेंट की अपील नहीं लगी। समझ गए प्रिया, मौर्य, कुणाल, इरम, कि डेफिनेटिव मतलब खत्म, मतलब उस जजमेंट की अपील नहीं लगेगी। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, जज मतलब एक ऐसा पर्सन जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एक जज की सीट पर। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, कि एक ऐसा पर्सन जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है। तो इसका मतलब समझ में आया, डेफिनेटिव जजमेंट मतलब उस जज की अपील नहीं लग सकती। अब आ जाइए तीसरा पर्सन, तीसरा पर्सन है, खुद ही सोचो तीसरा पर्सन कौन हो सकता है। जैसे मैं हूं, मेरी अपील लगती है मान लीजिए सेशन कोर्ट में, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है तीसरी लाइन, देखिए, and which judgment or which of which and whose judgment would be definitive, and whose judgment would be definitive if no appeal is preferred against it। अब वापस समझो, तीसरी लाइन समझो। सबसे पहली लाइन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, दूसरी लाइन मैंने क्या बोली, कि जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है। तीसरी लाइन क्या बोली, कि मान लीजिए कि मेरी अपील कहाँ लगती है, सेशन कोर्ट में लगती है, लेकिन सेशन कोर्ट में अपील ही नहीं लगी, तो मेरा जजमेंट डेफिनेटिव हो गया। समझ में आया, कुंदन समझ में आया, मेरा जजमेंट डेफिनेटिव हो गया। प्रिया समझ में आया मैंने क्या बोला, कि सबसे पहले मेरी अपील नहीं लगती है, मेरी अपील नहीं लगती है तो भी मैं जज हूं। यदि मेरी अपील लगती है लेकिन लगाई नहीं गई है तो भी मैं जज हूं। और फोर्थ नंबर, ऑन विच जजमेंट वुड बिकम डेफिनेटिव आफ्टर कंफर्मेशन बाय अदर अथॉरिटी। ये किसके बारे में बोल रहा है, समझो। किसी आप लोगों को चारों को आइडिया है कि जो सेशन कोर्ट होता है, वो क्या दे सकता है, किसकी सजा दे सकता है सेशन कोर्ट, कहाँ तक की मैक्सिमम सजा दे सकता है, कोई बताए। मैम वो डेथ तक की दे सकता है, बट डेथ का कंफर्मेशन होगा हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट करेगा, डेथ का कंफर्मेशन कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो इन्होंने क्या कहा, यदि मान लीजिए, यदि सेशन कोर्ट ने क्या दिए, डेथ की पनिशमेंट दी है, मान लीजिए पारुल जैन बैठी है सेशन जज बन के, डेथ की पनिशमेंट दी है ना, अभी जज नहीं कहलाएगी वो, लेकिन क्योंकि जज तो तब कहलाएगी ना जब डेफिनेटिव जजमेंट देगी। लेकिन यदि हाई कोर्ट ने उसकी जो पनिशमेंट है उसको कंफर्म कर दिया, तो ये पारुल जज कहलाएगी उस पर्टिकुलर जजमेंट के लिए। समझ में आया, जल्दी से आ जाइए स्क्रीन पे। देखो, जज की डेफिनेशन एक नहीं है, जज की डेफिनेशन चार है। कितनी डेफिनेशन है जज की, चार है। सबसे पहले, हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। दूसरा, हु कैन गिव डेफिनेटिव जजमेंट, हु कैन गिव डेफिनेटिव जजमेंट। तीसरा, whose appeal has not been preferred। ठीक है, और whose judgment confirmed by
अनदर जज, कंफर्म। ठीक है, समझ में आ गई जज की डेफिनेशन? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने अच्छे से बता दिया। आ जाइए नेक्स्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मैं पढ़ाऊं 5 मिनट में रिवीजन, 5 मिनट में जब क्लास खत्म हो रिवीजन कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि हाँ भाई आज हमने ये पढ़ा। देखो, person who is member of such a body to whom the law has given power to give a definitive judgment। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये क्या होते हैं, एक जज तो जज होता है और 3 जज मिलके बनाते क्या है, बॉडी। 3 जज मिलके बनाते क्या है, बॉडी। तो ये बॉडी, ये जो बॉडी है ये जजमेंट देने के लिए क्या है, ये जजमेंट देने के लिए एंटाइटल है। तो ये जो इस बॉडी के ये एक मेंबर है, यदि ये इंडिविजुअल मेंबर भी क्या है, जज कहलाएंगे। मैंने क्या बोला, समझ में आया? यदि बॉडी एंटाइटल्ड है, यदि वो 3 मिलके क्या बनती है, बॉडी, यदि वो बॉडी एंटाइटल्ड है जजमेंट देने के लिए, तो वो जो बॉडी का इंडिविजुअल मेंबर है वो भी जज कहलाएगा। ठीक है, जैसे लार्जर बेंच होती है, जैसे डिविजनल बेंच होती है। तो डिविजनल बेंच में मान लो 2 जज बैठे हैं, 2 जज बैठे हैं, तो 2 जज मिलकर क्या है, बॉडी। लेकिन वो 2 जज इंडिविजुअल क्या है, वो 2 जज इंडिविजुअल है जज, वो 2 पर्सन इंडिविजुअल है जज। ठीक है, तो ये लाइन लिखी हुई है, a high court judge, district judge, assistant judge, subordinate judge। a पंच is a judge, यदि सरपंच मतलब जज, यदि पंच क्या कर रहा है, यदि पंच ऑफिशियल वो क्या कर रहा है, डेफिनेटिव जजमेंट दे रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, एक जज कहलाएगा। इसका अंदर एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा वो है, बताती हूँ आपको, बेयर एक्ट में। यदि इस वाले बेयर एक्ट में भी दे रखा होगा तो अच्छी बात है, आईपीसी में तो दे रखा। इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन एक जगह बताया था आईपीसी में कि कौन जज नहीं है। बस यदि आईपीसी का बेयर होगा, मैं एक बार बताती हूँ, देखो यस आपको है मैम, ना। एक इलस्ट्रेशन अगर मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ दो। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. समझ में आया मैं क्या बोला मैंने? जैसे Yes, जुडिशियल ma'am. मजिस्ट्रेट है, सबको मैं बताती हूँ मौर्य और कुंदनी। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल कोई केस पहुंचा, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल कोई केस पहुंचा, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है मौर्य, एक बार माइक ऑन करिए। Yes, ma'am. आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ये जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल केसेस होते हैं और ये जो ट्राइबल होते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा? No, ma'am. मैं बताती हूँ, देखो समझो। जैसे ना, जैसे मान लीजिए कौन सी वो होते हैं ना, कोई भी केस बता देती हूँ मैं आपको। किडनैपिंग फॉर रैंसम जानते हो मोरिया? Yeah, yes, ma'am. किडनैपिंग Yes, ma'am. सुना हुआ है ना, जैसे किडनैप। तो मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल केस है कि वो जजेस तो जानते हो ना, जजेस कौन से होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। Yes, ma'am. जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद में कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल होता है, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद में आपका हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ये 4 स्टेज तो आपको पता होगी, मतलब नहीं भी Yes, है तो ma'am. मैं बताती हूँ, समझो। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में कौन से केस आते हैं, जो शेड्यूल, सीआरपीसी कभी सुना है आपने, सीआरपीसी? Yes, के ma'am. पीछे Yes, ma'am. शेड्यूल लगे होते हैं, शेड्यूल में लिखा रहता है कि ये केस कौन सा जज ट्राई करेगा, ये केस कौन सा जज ट्राई करेगा। तो मान लीजिए पीछे लिखा है किडनैपिंग फॉर रैंसम, सीआरपीसी के पीछे शेड्यूल लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। कोर्ट ऑफ सेशन समझ गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कौन सा होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर होता है यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन, फिर होता है यहाँ पे हाई कोर्ट, और फिर होता है सुप्रीम कोर्ट। ये क्रिमिनल वाले कोर्ट है। तो समझो, मान लो कि किडनैपिंग फॉर रैंसम है, फॉर रैंसम। तुम खुद सोचो कि डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा क्या केस, ये तो सेकंड स्टेज का कोर्ट है, जाएगा क्या मौर्य? No, ma'am. कंप्लेन जाएगी तो सबसे पहले नीचे ही जाएगी ना, मतलब Yes, उसमें ma'am. नीचे। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा केस लेके, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या देख रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट देख रहा है कि चलो केस मेरे पास तो आ गया, क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, क्या मौर्य ट्राई कर सकता हूँ इस केस को? Yes, ma'am. नहीं कर सकते। पीछे लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, स्पेसिफिकली Okay. लिखा हुआ है पीछे। समझ रहे हो आप, तीनों समझ रहे हो, मैं सिर्फ बेस बेस बता रही हूँ, कंसेप्ट बता रही हूँ बिल्कुल। इरम समझ में आ रहा है? Yeah. कुंदन समझ में आ रहा है? प्रिया समझ में आ रहा है ना?
जो मैं बोल रही हूँ समझो, मोरा समझो कि कोर्ट के पास में आया केस, कोर्ट के पास मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में केस आया, लेकिन उसको लगता है कि ये केस तो किसके द्वारा ट्राइबल है, कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब मेरे को तो अथॉरिटी दी नहीं है। तो इसने क्या करा, आया तो केस किसके पास में है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में, लेकिन वो क्या कर देगा, कमिट कर देगा, भेज देगा किसके पास में, कोर्ट ऑफ सेशन के पास में। तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट रहा, क्या प्रिया कोर्ट रहा क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वैसे तो यस मैम, कोर्ट तो रहा पर जज नहीं रहा। जज नहीं रहा, समझ रहे हो, जज नहीं रहा, क्योंकि उस केस को उसने सुना ही नहीं, उसने तो डायरेक्ट किसके पास भेज दिया, कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दिया। समझ में आया आप सबको, मौर्य समझ में आया? थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am, I got it. क्योंकि उस केस के लिए मतलब केस चाहे उसके पास में आया, केस उसके पास में आया, लेकिन उसने जस्ट क्या करा, उसने देखा कि ये केस तो मैं सुन ही नहीं सकता, तो उसने क्या कर दिया, उसने कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया। तो वो उस पर्टिकुलर केस के लिए जज नहीं रहा, उस पर्टिकुलर केस के लिए जज नहीं रहा, क्योंकि उसने सिंपल सा क्या काम करा, उसने कमिटल का काम किया। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट। ठीक है, जज कौन है इसके साथ में ये जरूर समझना जरूरी है कि जज कौन नहीं है। देखो यहाँ भी लिख दिया था ना एग्जाम्पल। लाइफ की डेफिनेशन एज सच पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं है। लाइफ मतलब लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, लोकल लॉज जो किसी केवल पर्टिकुलर पार्ट में ही अप्लाई होते हैं। मैन, मैन मतलब कोई भी ह्यूमन, किसी भी एज का ह्यूमन बीइंग। ऐसा कोई नहीं कि 18 साल से ऊपर का इंसान ही मैं आदमी है। यदि कोई इंसान लड़का है तो उसे मैन की कैटेगरी में डाला हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 4 साल का हो। ठीक है, ये चेंज हुआ है, पहले कोई अदर था, मुझे आइडिया नहीं है कौन सा था, किसी को पता है कौन सा कैलेंडर था, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम किस में पढ़ते हैं, हम इसे लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो बीएनएस है वो चलेगा ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कल मैंने बता दी थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी लैंड नहीं है। क्या नहीं है, सबसे पहले क्या होती है, जमीन, लैंड नहीं है। लैंड के ऊपर क्या बनती है, बिल्डिंग, तो मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग नहीं है। और कोई भी चीज जो फास्टेंड की गई है बिल्डिंग पे, कोई भी चीज जो फास्टेंड की गई है बिल्डिंग में परमानेंट यूज के लिए, ऐसा नहीं है कि पंखे हैं, मान लो आपके घर में पंखे लग रहे हैं, आपने किसी को घर दिया रेंट पे, ठीक है, उस घर में पंखे लग रहे हैं, क्या वो रेंट वाला इंसान उन पंखों को निकाल कर वापस ले जाएगा कि जब छोड़ेगा, नहीं ले जाएगा, आपने उसको परमानेंट यूज के लिए लगाया है। ठीक है, तो उस पंखे को आप मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहोगे। ये गेट है, जो भी आपका गेट रहते हैं, विंडोज रहते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, दिखने में तो क्या है, आप जैसे उस गेट को हटाओगी, उस गेट को हटाओगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन जब तक वो गेट उस घर में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, ताकि सेफ रहे वो घर, तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, और एनीथिंग विच इज फास्टेंड टू थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बाकी सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये डेफिनेशन अपनी डन। अब आ जाइए नेक्स्ट। इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, फिश मूवेबल प्रॉपर्टी है, ह्यूमन बॉडी चाहे जिंदा हो चाहे मरी हुई हो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी सुन लो कि जो मनुष्य की बॉडी है, चाहे वो जिंदा बॉडी हो चाहे वो मरी हुई बॉडी हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन क्या इसका एक्सेप्शन हो सकता है, मम्मी, जो मिस्र की मम्मी है, ठीक है, मिस्र की मम्मी है, उन्हें मूवेबल है, तो वो डेड बॉडी कहने को, लेकिन उसे मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। क्योंकि क्यों माना गया है, कोई भी बताएगा क्यों माना गया है उसे मूवेबल प्रॉपर्टी? मैम उसको मतलब शिफ्ट कर सकते हैं ना एक म्यूजियम से चोरी हो दूसरे सकती म्यूजियम पे। है, वो चोरी हो सकती है ना, इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया। शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी उसको लेकर जा सकता है ना, इसलिए उसे मिस्र की जो मम्मी है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। देखो यहाँ लिखा हुआ होगा मिस्र। बट अब मम्मी, ये स्पेलिंग देख लेना, मम्मी लिख दिया मैंने इसके अंदर। नंबर की डेफिनेशन ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां भी नंबर लिखे हैं वहां सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों आएंगे। सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों आएंगे। ऑफेंस की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी थी, ओथ की अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ऑफेंस की डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी थी, ऑफेंस मतलब एनीथिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता, एनीथिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता वो क्या है, ऑफेंस है।
देखो, जैसे एक्ट की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, एक्ट में क्या कहा था मैंने, सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। तो ओमिशन के मतलब इन्होंने क्या करा है, ओमिशन मींस सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन। पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है, पर्सन में कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन इंक्लूडेड है। ठीक है, वापस समझो, ह्यूमन में ह्यूमन बीइंग आते हैं। तो ये तो इंसानों की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, ये इंसानों की बात हो गई। पर्सन के अंदर इन्होंने कौन से पर्सन रखे, जो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट हम कल पढ़ेंगे। बड़ी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको याद करना बहुत इजी है। ये दिखती है बड़ी, लेकिन ये बहुत इजी डेफिनेशन है। हम्म, अब देखो, रीजन टू बिलीव क्या होता है। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing, but not otherwise। कि क्या बोला जाएगा, रीजन टू बिलीव, जिसके पास में, जैसे मैं बोलूं कि मुझे भरोसा है, तो मेरे पास में प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि तुम्हें क्यों भरोसा है, तुम्हें क्यों भरोसा है। तो रीजन टू बिलीव का मतलब क्या बोल रहा है, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज, कि भाई रीजन तो है तो, लेकिन तेरे पास में सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए उस पर बिलीव करने की, एंड नॉट अदरवाइज। स्पेशल लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं, स्पेशल लॉ सिंपल सी बात है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई लॉ बना हुआ है। अब देखो, एक अच्छी डेफिनेशन याद करते हैं, चलो वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी कल करेंगे। वेसल की डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वॉलंटरी की डेफिनेशन हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम कल पढ़ेंगे। विल की डेफिनेशन, विल क्या होती है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा हमको लगता है कि विल मतलब नॉन टेस्टामेंट्री, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें पता नहीं, लेकिन विल का मतलब है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, वसीयती जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो विल है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। ठीक है, वुमेन, अब एक चीज बताती हूँ, जैसे मैंने मैन की डेफिनेशन में आपको क्या कहता, मैन मतलब कोई भी ऐसा मैन जो कितनी भी एज का हो। तो वुमेन मतलब कोई भी ऐसी लड़की जो कितनी भी एज की हो, चाहे 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो, 18 साल की हो, 20 साल की हो, 22 साल की हो, 50 साल की हो। समझ गया है। देखो क्या था इसके अंदर, आप लोगों के बेरेक में होगा या नहीं होगा, मेरे बेरेक में लिखा हुआ था कि एक 4 या 5 साल की लड़की थी, उसको एक लड़का कमरे में लेकर गया, या जो भी कमरे में लेकर गया, और मतलब कुछ उसके साथ में कुछ हरकतें करी। तो वो जब कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में वो ऐसे बोलता है कि सर, ये तो 3 साल की लड़की है, इसको क्या पता कि क्या हो रहा था, आप मुझे कैसे ऑफेंस के लिए चार्ज कर सकते हो। तो वहां पे कोर्ट ने निर्णय दिया था कि चाहे 3 की हो चाहे 4 की हो, वुमेन इज वुमेन। ठीक है, वुमेन का मतलब ये नहीं है कि वो चाइल्ड है या 3 साल की है, उसको समझ नहीं है। वुमेन का मतलब है वुमेन। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप जिंदगी भर इस शब्द को याद रखोगे कि वुमेन का मतलब, वुमेन मीन्स फीमेल ऑफ एनी एज, फीमेल ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, और जो वर्ड और एक्सप्रेशन इस संहिता में नहीं दिए गए हैं, ठीक है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या मतलब जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वहां से लिए जाएंगे। ठीक है, बाकी मतलब मैं पढ़ा तो हूँ, लेकिन अभी 9:30 हो गए, लेकिन हम क्या करेंगे, जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा। हमने पढ़ी थी रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन, अनलॉफुल मीन्स के द्वारा गेन, क्या बोला मैंने, अनलॉफुल मीन्स के द्वारा गेन, जो पर्सन जिस जो गेन कर रहा है वो लीगली एंटाइटल नहीं है। सेम वाइस वर्सा जो इसकी डेफिनेशन थी वो रॉन्गफुल लॉस की थी। गेनिंग में मैंने आपको याद करवाए थे एक्वायर और रिटेन, और लूजिंग में मैंने आपको शब्द याद करवाए थे क्या, डेप्राइव्ड और केप्ट आउट। ठीक है, फिर हम आए थे डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन पे। डिसऑनेस्टली का डेफिनेशन में क्या बोला, एक पर्सन किसी एक इंसान को तो रॉन्गफुल गेन दे रहा है और किसी दूसरे इंसान को रॉन्गफुल लॉस दे रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, डिसऑनेस्टली।
फ्रॉडुलेंटली में जब आपका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का है, नॉट अदरवाइज। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, उसमें एक मैंने आपको डिफरेंस में बताया था कि डिसऑनेस्टली में डिसीट होना जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रॉडुलेंटली में डिसीट होना जरूरी है। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी, ज्यादा खास डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं, जज की डेफिनेशन पढ़ी। जज की डेफिनेशन में 4 डेफिनेशन है, जज भी 4 डेफिनेशन में। हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, हु कैन गिव डेफिनेटिव जजमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर पे मैंने आपको बोला था हु, मतलब जिसकी अपील नहीं लगी। और फोर्थ नंबर पे मैंने कहा था कि जिसका जजमेंट कंफर्म कर दिया किसी दूसरे जज ने। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन किसकी पढ़ी, मेल की पढ़ी, मेल मतलब सॉरी उसकी पढ़ी, मैन की पढ़ी, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, और फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, वो वुमन की डेफिनेशन है। पर्सन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, आपको ये नहीं देखना एग्जाम में आ जाए पर्सन की डेफिनेशन तो आप ये सोचो कि पर्सन मतलब आदमी, औरत या ट्रांसजेंडर। नहीं, पर्सन की डेफिनेशन में ये नहीं आता। पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आते हैं, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेशन, ये सब चीज, ये सब लोग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। मैम आर्टिफिशियल पर्सन की बात हो रही है पर्सन की डेफिनेशन में, और कोई डेफिनेशन मुझे लगता नहीं है कि हमने पढ़ी है। अच्छी अच्छी डेफिनेशन है, आपको ये सारी डेफिनेशन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है टिप्स पे याद होनी चाहिए। मतलब कल मैं पूछ लूंगी आपसे, आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए। मतलब यदि डेफिनेशन याद भी नहीं हो, लेकिन जो उसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, तो आपको पता होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन क्लॉज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और भारतीय न्याय संहिता में ये जो, सॉरी, भारतीय जो न्याय संहिता है, इसके अंदर डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं है। पढ़ा क्यों रही हूँ मैं आपको, डेफिनेशन याद करने के लिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इंडियन पिनल कोड में यदि आपका बेस है, यदि आप जज बनोगे तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये क्या है, आपका बेस है। क्योंकि आप यदि भारतीय न्याय संहिता अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप जजमेंट नहीं लिख सकते। जजमेंट का बेस ही रहता है कौन सा, भारतीय न्याय संहिता जजमेंट का बेस रहता है। आपको चार्ज फ्रेम करना आना चाहिए। तो चार्ज फ्रेम करना तभी आएगा जब आपको डेफिनेशन के एक एक पॉइंट पता होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। मैं आपको रिकॉर्डिंग हतवार, मतलब जब भी एक बार अपलोड करके आपको शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। मैम नोट्स भी भेज दीजिएगा। हाँ, नोट्स भेज दूंगी। आप लोग मुझे सेम नंबर पे, मतलब जिसमें जो ग्रुप है ना, वहां पे आप मेल आईडी दे दीजिए। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू सो मच।